Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to discuss the last topic of our chapter number 13 and the name of the topic is electromagnetic induction. Students, before going to discuss the actual topic, let us have a background behind it. थोड़ी सी बात करेंगे. आप सभी को याद होगा इन 1820 a very famous scientist Mr. Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted he gave a very important idea to the world. और आइडिया क्या था कि करंट कैरिंग कंडक्टर can produce magnetism, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है. एंड दिस आइडिया वाज पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इस आइडिया को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट. हमने पढ़ा स्ट्रेट कंडक्टर, हमने पढ़ा लूप, हमने पढ़ा सोलिनॉइड और अल्टीमेटली हमने वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ा है जो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. दैट मीन्स इफ देयर इज ए करंट दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. ये बात हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने बताई थी 1820 में. तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात होती है कि अगर लोगों को दिमाग में ये लगा कि भाई करंट से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, तो देयर वाज ऑब्वियस क्वेश्चन, क्या मैग्नेटिज्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट और विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस द करंट? पीपल वर वर्किंग ऑन इट. लोग इस पर काम कर रहे थे. एंड इन 1831 अगेन ए वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट माइकल फैराडे Faraday, very prominent scientist of that first time. He survived from 1791 till 1867. But in this year, 1831, he gave a very famous idea to the world. And that was just opposite of the इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एकदम अपोजिट. लेट अस डिस्कस द आइडिया, बट बिफोर दैट थोड़ी सी बात करें माइकल फैराडे के बारे में, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है. स्टूडेंट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ही वाज एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट. वो उस तरह से थ्योरी पर काम करने वाले नहीं थे जो लोग पहले करते थे. एंड ही डिडंट हैड एनी फॉर्मल एजुकेशन. उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में जाकर के जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं उस तरह से नहीं था. वुड यू बिलीव ही वर्क टू यूज इन ए बुक बाइंडिंग शॉप. बुक बाइंडिंग शॉप में वो काम करते थे और बाइंडिंग के लिए जो बुक्स आती थी, ही वॉज सो क्यूरियस फॉर द नॉलेज. बाइंडिंग के लिए जो बुक्स आती थी उन बुक को पढ़ते थे. थिंक, एक आदमी कितना स्ट्रगल कर सकता है. और उसी टाइम के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए मिस्टर हेम्फ्री डेवी. हेम्फ्री डेवी रॉयल इंस्टीट्यूट में काम करते थे. एक बार हेम्फ्री डेवी का स्पीच सुनने को मिला माइकल फैराडे को. माइकल फैराडे ने उनके स्पीच को सुना, उस स्पीच से रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर किए और वो नोट्स उन्होंने हेम्फ्री डेवी को भेज दिए. And Humphrey Davy was impressed with the notes. He called him, उनको बुलवाया और वहां पर जो रॉयल इंस्टीट्यूट थी, यानी एक तरह से सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उनको एज एन असिस्टेंट काम पे रख लिया. सो दिस वाज द हार्ड वर्क ऑफ मिस्टर माइकल फैराडे. तो 1831 में माइकल फैराडे ने क्या प्रूव कर दिया? He proved that magnetism can be converted into current.
मैग्नेटिज्म को करंट में पैदा किया जा सकता है। कैसे किया, उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज पढ़ते हैं। हमारी एनसीईआरटी की जब हम बुक पढ़ते हैं तो देयर इज एक्टिविटी 13.8, हमारे पास एक सिंपल सी एक्टिविटी बुक के अंदर एक सिंपल एक्टिविटी है 13.8। उस एक्टिविटी में आप देखेंगे इस तरह से एक कॉइल बनी है, लाइक इट इज ए कॉइल, ये हमारी एक कॉइल है और इस कॉइल के इस एंड के ऊपर कॉइल के इस एंड पर यहां पर एक मैग्नेट है। Say it is the north pole, this one is the south pole, and the north pole is brought inside the magnet. Oh, sorry, inside the coil. नॉर्थ पोल को हम तेजी से कॉइल के अंदर लेकर के आते हैं, बट क्या होगा ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा। सो मिस्टर माइकल फैराडे connected a device over here, and that device is called galvanometer. उस डिवाइस को उन्होंने कनेक्ट किया एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। यू कैन सी द पिक। इट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर उसका जो पॉइंटर होता है वो सेंटर पर, यहां पर जीरो उसकी यहां पर है, ऐसे जी मेंशन है, आपने देखा पिक्चर में। अब ये जैसे ही कनेक्ट किया गया, एज ही इंट्रोड्यूस द मैग्नेट इनसाइड, जैसे मैग्नेट को उन्होंने अंदर की तरफ लेकर के आते हैं वो इमीडिएटली ही सॉ अ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। इस कॉइल के अंदर इमीडिएट उनको एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, यानी अगर पॉइंटर आपका यहां पर है, सडनली इट मूव्ड लाइक दिस। अब मैग्नेट अंदर आ गया यहां पर। नाउ मैग्नेट इज फॉर ए रेस्ट, फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ गए। जैसे मैग्नेट रेस्ट में आता है, पॉइंटर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, दैट मींस देयर इज नो करंट। उसके बाद क्या करते हैं, मैग्नेट को तेजी से बाहर निकाला गया, अब की बार मैग्नेट इस तरफ चल रहा है। एंड टू हिज सरप्राइज, जैसे उन्होंने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेट को मूव किया तो ये जो पॉइंटर है जो पहले जिस भी डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट में जाता है, इट जस्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स मैग्नेट को जैसे आप इंसर्ट करेंगे देयर इज ए सडन डिफ्लेक्शन, मैग्नेट को जैसे आप वापस लाएंगे अगेन देयर इज ए डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन क्या शो करता है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। यही गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन भी बनती है कि गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक हमने बेटा एमीटर भी पढ़ा था, एक वोल्टमीटर भी पढ़ा था। एमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, कि करंट की वैल्यू कितनी है। बट गैल्वेनोमीटर गिव्स यू द प्रेजेंस ऑफ करंट, उसकी प्रेजेंस कि कितना करंट है। हालांकि मेजर भी कर सकते हैं, बट इतना सडन जो करंट होता है उसके अमाउंट आप मेजर करना, यू विल फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो दिस इज ए वेरी सिंपल एक्टिविटी। देयर इज ए कॉइल, वी शैल इंसर्ट द मैग्नेट इन एंड ब्रॉट इट आउट, तुरंत बाहर लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे मैग्नेट मोशन में है, इनसाइड और आउटसाइड, एट दैट टाइम वी सी द करंट। अब मैग्नेट मोशन में होने का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज इफ देयर इज ए मैग्नेट, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैग्नेटिक लाइन से शो किया जाता है। अब बेटा जैसे मैग्नेट इसके अंदर जाएगी, जो हमारे पास कॉइल है, कॉइल की अपनी रिंग्स हैं। नाउ दीज रिंग्स विल इंटरसेक्ट दीज मैग्नेटिक लाइंस। इन मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इंटरसेक्टेड बाय द लूप्स, बाय द टर्न्स, बाय द वायर ऑफ द कॉइल। एंड व्हेन देयर इज ए चेंज, जैसे ये चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, that change in magnetic field will create the current into the coil. Coil के अंदर करंट पैदा होगा and this phenomena is known as electromagnetic induction. इस तरह से करंट जनरेट होने का ये जो फिनोमिना है,
इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इससे रिलेटेड 3 टर्म है हमारे पास। एक होता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मीनिंग क्या निकला? द करंट विच इज जनरेटेड बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द करंट विच इज जनरेटेड, किस में जनरेट होगा करंट? इनटू द कॉइल। ठीक है, और वो कॉइल क्या करेगी? दैट विल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी टर्म हमारे पास ये टर्म हुई इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, द करंट विच इज जनरेटेड इनटू द सर्किट और इनटू द कॉइल बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। सेकंड टर्म हमारे पास होती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, दैट मींस द वोल्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट ने जितना वोल्टेज क्रिएट किया। और तीसरी चीज होती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो ये एक्टिविटी अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड एक्टिविटी हमारी बुक में और है इसी चीज को कंफर्म करने के लिए। देखो यहां करंट जनरेट किया हमने मैग्नेट से, ये एक्टिविटी थी हमारे पास 13.8। देयर इज वन मोर एक्टिविटी, यू कैन सी द पिक। इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या है? इन दिस एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 13.9, इन एनसीईआरटी। इस एक्टिविटी में शो किया गया है कि देयर इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, एक लंबा सा ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेंड्रिकल, एंड दैट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कंटेन्स 2 कॉइल। इसके ऊपर 2 कॉइल, वन इज कॉल्ड प्राइमरी, एक प्राइमरी कॉइल, दिस वन, so it is the primary coil which has a larger number of turns, जिसके अंदर टर्न्स ज्यादा है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर 100 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 100 है। दूसरी हमारे पास छोटी कॉइल है, तो ये आपका प्राइमरी है बेटा, और ये आपका क्या है? सेकेंडरी। इस मान लेते हैं 50 टर्न्स है, 50 लूप है, 20 लूप है, 30 लूप है, कितने भी है, कम है थोड़ी सी, ये बात ध्यान करना। अब ये जो कॉइल है हमारे पास पहले वाली, यहां पर हम एक बैटरी इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। और ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? वी इंट्रोड्यूस इट गैल्वेनोमीटर। तो ये हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सोच के प्लीज जवाब देंगे। क्या इस मोमेंट पर ये जो गैल्वेनोमीटर है, आपको लगता है कोई डिफ्लेक्शन आएगा? यस और नो? ओके, देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, क्योंकि डिफ्लेक्शन मींस करंट जनरेशन। करंट इसमें जनरेट होने का हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं किया हमने। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पर की को इंसर्ट करते हैं। जैसे की को इंसर्ट करेंगे, करंट विल स्टार्ट लाइक दिस। करंट यहां से एंटर करेगा, दैट विल मूव इनटू द कॉइल, और यहां से वापस आ जाएगा। दैट मींस सर्किट इज कंप्लीटेड। अब इस कॉइल को अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज जस्ट लाइक ए सोलेनॉइड। और आप बच्चों ने पढ़ा है, एवरी सोलेनॉइड हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, एवरी कॉइल हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में, इस जोन में फैलेंगे। इफ द मैग्नेटिक लाइंस विल सेपरेट, those magnetic line will be intersected by this coil. Yes or no? Definitely yes. If these magnetic lines are intersected by this coil, that means there is a generation of current. That means there is a generation of current. और अगर करंट का जनरेशन होता है, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, in that galvanometer we see a sudden deflection. सडन डिफ्लेक्शन देखेंगे। लेकिन बेटा सडन डिफ्लेक्शन यहां फिर से बता दूं, एक मोमेंट के लिए होगा, क्योंकि जैसे आप की को इंसर्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड एंड नाउ दैट इज कांस्टेंट। और जैसे वो कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। करंट इज 0।
नाउ यू रिमूव द की। अब आप की को रिमूव करते, की को रिमूव करते क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार कांस्टेंट हो गया था दैट will again disappear, magnetic line will again cut off and you will see the deflection in the opposite direction. अगर पहले हमारा डिफ्लेक्शन इधर गया था, अब की बार डिफ्लेक्शन इधर आता है। अब ये सेकेंडरी जो कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम देख पा रहे हैं हमने कोई मैग्नेट नहीं डाला, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड केवल ये क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कैन जनरेट द करंट इनटू अनदर कॉइल। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही, भले वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बना। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इज जनरेटेड एंड करंट जनरेट होने का ये फिनोमिना मैं आपको क्या बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो यह बच्चों ने ध्यान करना है कि हर बार इस तरह से हमारे पास होने वाला है कि जब कभी भी आप इंसर्ट करेंगे की को, यहां पर की को इंसर्ट करें हम, की को इंसर्ट करते आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, की को जैसे आप रिमूव करेंगे अगेन देयर इज अ डिफ्लेक्शन, बट ये डिफ्लेक्शन एक मोमेंट के लिए होगी, दैट मींस करंट इज जनरेटेड। इससे पहले आपको क्या बताया था, इससे पहले आपको बताया था कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हम मैग्नेट को लेकर के आ रहे थे, इफ इट इज द नॉर्थ पोल इट इज द साउथ पोल, और यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ था। तो जैसे आप मैग्नेट को अंदर लेकर के आएंगे, एज यू ब्रिंग इट, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन हमें एक डायरेक्शन में, लेफ्ट में, मान लीजिए लेफ्ट में दिखाई देता है। जैसे आप मैग्नेट को रिवर्स करेंगे डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन मैग्नेट जिस मोमेंट पर रेस्ट में होगी एट दैट टाइम देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेबल हो गया है, देयर इज नो जनरेशन ऑफ करंट। सो दिस करंट इज जनरेटेड जस्ट बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। द करंट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड हो रहा है, कॉइल के अराउंड। कॉइल के अराउंड होगा तो कॉइल में करंट आएगा, मैग्नेट में करंट नहीं आएगा, कभी सोचो मैग्नेट में करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान करनी। अब करंट तो ठीक है जनरेट हो जाएगा, माइकल फेराडे ने बता दिया। कौन से ईयर में बताया, शाबाश बताइए, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1831। डोंट फॉरगेट इट इज 1831, ठीक है। माइकल फेराडे का बर्थ ईयर है 1791 एंड ही सर्वाइव्ड टिल 1867, ठीक है। तो ये बात ध्यान करेंगे। मैंने बताया माइकल फेराडे वाज ए वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, कम पढ़े लिखे लेकिन बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति। सो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आज भी अगर हम माइकल फेराडे को इतने रिस्पेक्ट के साथ याद कर रहे हैं, ये उसका हार्ड वर्क है, इसलिए आप बच्चों को भी हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहां जो करंट जनरेट होगा उस करंट की अमाउंट, करंट तो जनरेट हो गया, करंट जो जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, लेकिन उसकी अमाउंट किस बात पर डिपेंड करेगी, उसकी अमाउंट 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। द अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड विल डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स एंड दोज फैक्टर्स आर, फैक्टर कौन कौन से होंगे, नंबर 1, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, नंबर 1 फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड, यानी इंड्यूस्ड करंट की अमाउंट किस किस पर डिपेंड करेगी, नंबर 1। अब देखिए जैसे हमारे पास कॉइल है, अब इस कॉइल के अंदर जितनी ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा करंट पैदा होगा। तो नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा होंगी, ज्यादा लाइन होंगी तो ज्यादा क्रॉस होंगी, ज्यादा क्रॉस होंगी तो करंट हैवी प्रोड्यूस होगा। तो दूसरा रहेगा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और तीसरा और लास्ट हमारे पास रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना तेजी से कटेंगे, और कटने का मतलब जितना तेजी से मैग्नेट मूव करेगा, कॉइल को मूव नहीं करना,
वैसे कर सकते हैं कॉइल को भी मूव, लेकिन यूजुअली हम मैग्नेट को मूव करते हैं। तो मैग्नेट की जो मोशन है या मोशन और यू कैन सी स्पीड, ठीक है, तो स्पीड ऑफ मैग्नेट। So these are the three factors which will decide the value of current, कि कितना करंट जनरेट होगा आपके सर्किट के अंदर, उस बात पर डिपेंड करेगा। यानी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये तीन फैक्टर डिसाइड करने वाले हैं, राइट। अब चलिए, करंट जनरेट हो गया, हमने समझ भी लिया मैग्नेटिज्म की वजह से, लेकिन ये जो करंट है इसको अगर फर्दर स्टडी करना हो, इसकी डायरेक्शन वगैरह स्टडी करनी हो, तो कैसे स्टडी करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फिर मिस्टर फ्लेमिंग आते हैं। हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। कौन सा रूल पढ़ा? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो नोन एज द मोटर रूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर उसी के ऊपर काम करती है। अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपकी बात थंब नहीं है, सिर्फ राइट हैंड रूल, ठीक है। Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule shows the relation between three factors. तीन फैक्टर के बीच में रिलेशन बताएगा। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। एंड थर्ड हमारे पास आएगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तीन के बीच में रिलेशन कैसे लेंगे? मोटर के रूल में या लेफ्ट हैंड रूल में हमने ये हाथ लिया था। अब की बार हम हैंड चेंज करेंगे, वी शैल टेक इट लाइक दिस। बी केयरफुल स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड में बोला था दिस इज द मिडल फिंगर, it shows the direction of current, it shows the direction of magnetic field, then this shows the direction of motion। क्योंकि करंट पहले आएगा मोटर में, मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, मोशन बाद में आएगी, तो इसकी बारी बाद में। राइट हैंड रूल में ऐसा नहीं है। राइट हैंड रूल में करंट बाद में बनेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप कंडक्टर को मूव भी कर रहे होंगे, करंट बाद में आएगा। तो राइट हैंड रूल को कैसे बोलेंगे? लेट मिडल फिंगर, forefinger and thumb of right hand are mutually perpendicular to each other, एक दूसरे के साथ perpendicular है। तो अब हमने बोलना है, if forefinger indicates the direction of magnetic field, डायरेक्शन उसी तरह रहेगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करता है। यहां पर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन आई थी, लेकिन वो लास्ट में बोला था, यहां पर इस फिंगर को लास्ट में लेना है। According to right hand rule, if forefinger indicates the direction of magnetic field, it indicates the direction of motion, then central finger or middle finger will indicate the direction of induced current, कि करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो ये फिंगर इंडिकेट करने वाली। This is called Fleming's right hand rule, and this rule, क्योंकि ये करंट के बारे में बताता है कि करंट जनरेट होकर किधर जाने वाला है, और जनरेट से वर्ड बन जाएगा जनरेटर। सो दिस रूल इज आल्सो नोन एज द जनरेटर रूल। इसको हम जनरेटर रूल भी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड को मोटर रूल बोला जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क में आपसे इजीली पूछा जा सकता है कि विच रूल इज नोन एज द मोटर रूल और जनरेटर रूल। तो लेफ्ट रूल जो होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड वाला, दैट इज मोटर, और राइट हैंड वाला जनरेटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो आज की इस वीडियो में हमने बात की इंड्यूस्ड करंट के बारे में। मैंने बताया माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया, 1831 ईयर आपने याद करना है। माइकल फैराडे की हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने बताई है आपको, आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं विकिपीडिया वगैरह पर जाकर के। साथ ही आप बच्चों को ये बताया कि बेटा जब कभी भी कॉइल होगी, कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड
जब भी कॉइल इंसर्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट कॉइल के अंदर आएगी, दोनों में से कोई सी बात हो, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मैग्नेट अंदर जाएगी तो भी कॉइल में करंट आएगा, मैग्नेट को फिक्स कर दो, कॉइल को मूव करेंगे तो भी कॉइल में करंट आएगा, करंट कॉइल में ही आना है, राइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान करेंगे। लेकिन मैग्नेट जितनी देर तक मोशन में होगी उतनी देर तक करंट आएगा एंड दैट करंट इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद मैंने इंड्यूस्ड करंट के फैक्टर्स बता दिए और अल्टीमेटली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी आपसे शेयर कर दी। अब आप बच्चों से मैं पहले यूजुअली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, बीच में चीज चेन थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई। एक बार फिर से आपसे पूछता हूं, आप मुझे प्लीज थोड़ा सा सोच करके बताएं, कमेंट करें, अच्छा लगेगा। आपने बताना है कि हमारे पास जो माइकल फैराडे है, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया पूरी दुनिया को, लेकिन उनके एक और भी रूल हैं जो पूरी दुनिया में उतने ही फेमस हैं जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेमस है। तो आपने बताना है द अनदर डिस्कवरी ऑफ माइकल फैराडे विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली फेमस।